नमो यादव स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हर बार नए नए विषयों पर जानकारी की इस कड़ी में एक नए विषय पर चर्चा लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। और आज की हमारी चर्चा का विषय है वायरल इन्फेक्शन, यानी विषाणुओं से होने वाला संक्रमण। और आज के हमारे इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं KGMU लखनऊ के फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंह वर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सेशन में। जी नमस्कार। सर, आपके माध्यम से सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताने चाहेंगे कि वायरल इन्फेक्शन होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है आपका। देखिए, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जी। वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जी। यानी कि जब वायरस हमारे शरीर के बाहर होते हैं तो उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं होता। जी। परंतु जब वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर की मशीनरी का उपयोग करके जीवित हो उठते हैं और 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 बढ़ते चले जाते हैं। और इनके बढ़ने का जो तरीका है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जी। तो जितने इन्फेक्शन होते हैं उनके मोटे तौर पर वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, माइक्रोबियल इस तरह करके बांटा जाता है। तो वायरस बहुत सूक्ष्म उनका शरीर होता है, बहुत दिखाई न पड़ने वाला शरीर होता है, बैक्टीरिया की तरह और छोटे होते हैं। सबसे बड़ी बात वही मैंने बताई कि वो बिल्कुल निर्जीव रहते हैं, बाहर शरीर में पहुंचने पर ही जीवंत होते हैं। तो अगर उन्हें कोई शरीर न मिले लंबे समय तक तो वो बेकार हो जाते हैं। जी। और सर, इस वायरल डिजीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। वस्तुतः वायरल इन्फेक्शन तो शरीर के प्रत्येक सेल को प्रभावित करता है। कभी कोई कोई वायरस, जी, उसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उसको हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा पसंद है, किसी को नाक का एरिया ज़्यादा पसंद है, राइनो वायरस कहे जाते हैं, किसी को पेट का एरिया पसंद है, जैसे कि पोलियो वायरस जो था वो वायरस बेसिकली हमारे आंतों में रहता है, वही द्विगुणित होता है, वही तेजी से डिवाइड होता है, परंतु बीमारी करता है तंत्रिका तंत्र की, पैर खराब हो जाता है। जी। तो वायरस को आप कह सकते हैं प्रत्येक सेल में उसके आधार पर बीमारी होती है, परंतु कोई कोई सेल वायरस को ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। उस सेल के अंदर ज़्यादा बीमारी होती है तो जो सिस्टम ज़्यादा प्रभावित होता है हम उसकी बीमारी समझ बैठते हैं। वस्तुतः वायरल इन्फेक्शन पूरे शरीर का इन्फेक्शन होता है। इसी आधार पर हम उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अलग कर सकते हैं। बैक्टीरिया अगर वो यूरिन में पाया जाता है तो हम यूरिन का इन्फेक्शन कहते हैं, अगर हमारे बलगम में पाया जाता है तो हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है। वायरस जहाँ से प्रवेश कर पाएगा, या तो GIT से प्रवेश करेगा मुंह के रास्ते तो पेट की बीमारियां पैदा करेगा, नाक के रास्ते पहुंचेगा फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े की बीमारियां पैदा करेगा। सर, यहाँ पे आपने नाम लिया बैक्टीरिया का, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ में डिफरेंस क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि लक्षण क्या हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उपयोगी है। जी। और इसको हम लोग डॉक्टरों को पढ़ाते हैं कि वो केवल मरीज की बातें सुन करके कैसे वायरस और बैक्टीरिया में फर्क कर सकते हैं। वायरस, जैसा मैंने कहा, वायरस के इन्फेक्शन होने पर वस्तुतः शरीर का प्रत्येक सेल प्रभावित होता है। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। इसी आधार पर हम लक्षणों के आधार पर पहचान कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह पहचानने के लिए हमें जांचों की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो हमारे ब्लड में WBC में, खास WBC ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि वायरस में वो कम हो जाती है। ये कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं, लेकिन इनके अपवाद भी हैं। तो मुख्य तौर पर हम कंफर्म तभी कर पाएंगे वायरस और बैक्टीरिया का जब हम जांच करें। वो जांच बलगम की हो सकती है, पेट की हो सकती है, फेफड़े की हो सकती है और नाक के पानी की हो सकती है। जी सर, इन वायरल डिजीज़ को ठीक होने में कितना समय लगता है? एक बार फिर वायरस का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा
ये हमारा शरीर ही तय करता है। जी। मोटे तौर पर वायरस से बचाव के लिए हमें जन्म से माँ की वजह से, माँ के प्लासेंटा से हमें जन्म से सेल ऐसे मिले हैं जो वायरस से, डिजीज से हमारा बचाव करते हैं। परंतु जिन लोगों में इम्यूनिटी किसी खास वजह से कम हो जाती है, वहाँ वायरस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा होता है। नहीं तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि जिस शरीर के जिस सेल के अंदर वायरस पहुँच जाता है, वो सेल अपने को नष्ट कर देता है और बचाव के लिए तमाम प्रकार के रसायन निकालता है। वो रसायन आसपास के सेल पर प्रभाव डालते हैं और उनसे वायरस से रक्षा करते हैं। तो एक तरह से अपने को बलिदान करके वो बाकी सेल्स की रक्षा कर लेता है। सर, आपने यहाँ नाम लिया इम्यूनिटी का, तो हम इन वायरल डिजीज़ से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? यही एक $1 मिलियन प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ, और इस पर से ध्यान हमारा हटा है। जी। इस पर से ध्यान बहुत पहले से हट गया है। इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है जब माँ के गर्भ में है बच्चा, तभी से इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पार्ट माँ के गर्भ में डेवलप होता है। तो बच्चा पैदा होने के पहले इम्यूनिटी के लिए एक तरह से कैसी इम्यूनिटी होगी ये तय हो जाता है। तो सबसे पहला दायित्व हमारा ये है कि जो माँ बनने वाली है महिला, उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छे विचार मिले, पूरा आराम मिले और वो अच्छी चीज़ें पढ़े, अच्छी तरह से रहे, सफाई का ध्यान रखे, तो उसके बच्चे में अच्छी इम्यूनिटी होगी। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके खान पान में, उसके खेलने कूदने में, उसकी सफाई में, इन सब बातों पर जो ध्यान रखा जाएगा वो हमारी इम्यूनिटी को आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके भोजन में और उसके रहने में, उसकी निद्रा में और उसके एक्सरसाइज में जो भी परिवर्तन होंगे वो इम्यूनिटी को सुदृढ़ करेंगे या कमज़ोर करेंगे। सर, आपने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ थे KGMU लखनऊ के फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंह वर्मा सर। आज की हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।